चार चीजें इस सरकार के सिलेबस में नहीं है। महंगाई भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है। तो उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें उनके मित्रों की चिंता है, उन्हें अपनी छवि की चिंता है, अपने कुर्ते पजामे की चिंता है। लेकिन मोदी जी लोगों को एक बेहतरीन तकिया दे रहे हैं। उस तकिया पे लिखा है 2047 विकसित भारत। रात को तकिया लेके सोइए, नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये चाशनी है 2047 की। आज की बात मत कीजिए, हो सकता है आज आप भूखे भी हो, कोई बात नहीं। तकिया तो दिया है ना आपको 2047 का, टिका लीजिए, सो जाइए, मजे कीजिएगा। दैट इज द मोटो ऑफ दिस कोर्स। बजट की बारीकियां बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, लेकिन यह बजट आपके लिए कैसे एक बड़ा झटका है? देश के गरीब को इस बजट से क्या मिला और क्या वाकई में इस बजट के जरिए अमीर और उद्योगपति मालामाल होने वाले हैं? आज आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में बजट की बारीकियां समझाने के लिए मेरे साथ वो मौजूद हैं जो अर्थशास्त्र के गहरे जानकार हैं। वित्त मंत्री ने जो पूरा का पूरा भाषण पढ़ा है ना, वो तमाम पन्नों का प्रिंट आउट निकालकर आपके सामने आज रखा जाएगा और बताया जाएगा कि ये इंटरिम बजट जिसको लेकर वित्त मंत्री इतनी आश्वस्त थी, इतनी अति आत्मविश्वास में थी कि वो दोबारा आएंगी जुलाई में और पूरा बजट पेश करेंगी, क्या वाकई में वो विश्वास सार्थक है? तो इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ दिनेश के वोरा जी जुड़ गए हैं। आप इन्हें जानते हैं, जाना पहचाना नाम है, यूट्यूब में अपना न्यूज चैनल भी है, न्यूज टाइम इनका। और दिनेश जी बहुत माकूल शख्स हैं आज के दिन विवेचना करने के लिए, चर्चा करने के लिए बजट पर, क्योंकि अर्थशास्त्र की बहुत गहरी समझ रखते हैं। दिनेश जी, आज जब इतनी जल्दी वाला इंटरिम बजट की स्पीच वित्त मंत्री ने खत्म की, तो मैं तो पता नहीं, लेकिन न्यूज चैनल्स के एंकर और जितने भी संपादक है बड़े मायूस हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने जितनी तैयारी की ग्राफिक्स और स्टूडियो बनाने में, इतनी तैयारी तो शायद वित्त मंत्री ने भी नहीं की। एक ऐसा चुनावी ऐलान या एक ऐसा मैं कहूं कि पिक नहीं मिला जिससे हम कहें कि ये बजट का भाषण था। आपको कैसा लगा? जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आभार आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर बात करने के लिए। ये बजट, अगर एक शब्द में कहूं तो भानुमति का पिटारा। जी हाँ, क्योंकि इसमें ना दिखाने के लिए कुछ है और ना अंदर उसका जो माइक्रो प्रिंट है उसके अंदर कुछ है। बल्कि कुछ ऐसा हुआ है कि जब मोदी जी ने अपने 4 वर्ग बताए, 4 जातियां बताई कि मेरी 4 जातियां हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं, तो जब मैंने बजट का माइक्रो प्रिंट देखा तो मैं हैरान हो गया कि इन्हीं चारों के पेट पर लात मारी गई है। हुआ क्या अल्टीमेटली? हमारा बजट अब इस स्तर पर आ गया है कि जहां पर टैक्स कलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है और हमारी देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। सबसे पहले तो ढोल इस बात का पीटा गया कि हम विकसित भारत बन गए 2047 का। तो मैंने सोचा कि पहले मैं देखूं कि एक इकोनॉमी की जो हेल्थ होती है उसका एक आंकड़ा है जिसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता कि आपकी प्राप्तियां कितनी हैं। देखिए कुमकुम जी, हिंदुस्तान में एयरपोर्ट बने, पोर्ट बने, फैक्ट्रियां बने, रेलवे स्टेशन बने, या फिर एक्सप्रेस हाईवे बन जाए, कुछ भी चीज निर्माण हो जाए, हर चीज, सेवाएं हो या गुड्स हो, हर चीज अल्टीमेटली टैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। हर चीज, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, तो हर चीज का जो एक किस्म से कन्वर्जन होता है टैक्स में होता है। तो टैक्स आपका आईना है कि हर साल की आपकी ग्रोथ कितनी है। 1985 से लेके अब तक करीब करीब 38-39 सालों में हमारा जो सॉवरिन ग्रोथ टैक्स कर रहा है वो 10 और 12.5% के बीच का रहा है हर साल का। वही हमारा आईना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी एक वर्ष में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज किया है। मनमोहन सिंह ने एक 2006-07 के अंदर राइज हुआ था, 30% का टैक्स कलेक्शन में राइज था, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द लास्ट 35-40 ईयर्स का। मोदी जी का जो एवरेज 10 ईयर का जो टैक्स कलेक्शन है, सॉवरिन इंक्रीज जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 11% है ना, जिसे CAGR कहते हैं, कंपाउंड एवरेज क्या ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं। इसको और आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझाएं तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो हमारी कलेक्शन हुआ है, या ये कहा जाए जैसे सरकार की आमदनी, जैसे एक कंपनी है, उसकी इस साल की, पिछले साल की उसकी आमदनी 100 की सेल थी, तो इस बार सेल उसकी 110 होती है, तो 10% सेल बढ़ गई।
फिर उससे अगले साल उसकी 120 होगी तो फिर उसकी 9% बढ़ गई, 120 से 135 होगी तो उसके ऊपर 11-12% बढ़ गई। तो हम 10 साल की अगर एवरेज ग्रोथ को कंबाइन करें तो उसे कंबाइंड एवरेज ग्रोथ कहा जाता है, CAGR कहा जाता है, ग्रोथ रेट कहा जाता है। तो भारत के अंदर जो CAGR है नॉर्मल 10 और 12% का रहता है। मनमोहन सिंह का जो CAGR है वो 10 सालों का उनका इंडिया के ऑल टाइम बेस्ट है, जो 12.5% से ऊपर का है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी का जो 10 सालों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है कि पिछले साल के मुकाबले अगले साल में टैक्स कलेक्शन कितना है, जिसे टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिल जाता है, रेवेन्यू कितना है, तो वो सिर्फ 11% के आसपास है। मनमोहन सिंह के टाइम का, परसों भी बहुत बड़े प्रिंट आए थे, मेरा भी एक आया था, जो मनमोहन सिंह के टाइम में इंडिया की बेस्ट GDP ग्रोथ है जो 6.8% है, कंपाउंड ग्रोथ ऑफ 10 ईयर, और मोदी की जो कंपाउंड ग्रोथ है 10 सालों की 5.8% है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े, GDP ग्रोथ के आंकड़े हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन वित्त मंत्री ने तो आज इतनी बार विकसित भारत इस्तेमाल किया कि मैं शुरू में तो मैं गिन रही थी, फिर बाद में मैंने गिनना भी छोड़ दिया कि ये तो अनगिनत है। आप कह रहे हैं कि इतना कम GDP अब तक, जहां तक मनमोहन सिंह पहुंचा गए थे, अब तक वहां छू भी नहीं पाई वित्त मंत्री अपने कार्यकाल में, और वित्त मंत्री कह रही है कि विकसित बना दिया भारत को। देखिए, वित्त मंत्री को गुब्बारा दिया गया है, उसका काम उसमें हवा भरना है। मोदी जी ने कहा आप हवा भरो, बड़ा करके दिखाओ, और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा बड़ा। देखिए, गुब्बारे में ज्यादा हवा भरने से सब्सटेंस नहीं बढ़ जाता आदमी में, सब्सटेंस वही रहता है। हम आते हैं आज की प्राप्ति पर। आज बिजनेस चैनल्स के ऊपर एक चर्चा है कि इतना पुअर ग्रोथ रेवेन्यू का हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा, इट इज नथिंग स्पेक्टेकुलर, जबकि यह साल बताया गया था कि एक शानदार साल रहा है। क्या मतलब होता है पुअर रेवेन्यू? मतलब सर इसको हिंदी में पिछले साल हमारा जो कलेक्शन था रेवेन्यू का 27 लाख करोड़ था, और इस साल 30 लाख करोड़ है। सिर्फ 11% की बढ़ोतरी हुई है। जब इतनी स्पेक्टेकुलर बातें की जा रही हैं कि हम इतना शाइनिंग इंडिया बन गए, सब कुछ हो गया, तो हमारा कन्वर्जन टैक्स में क्यों नहीं हो रहा उसका? फिर इसका मतलब है कि जो वस्तु स्थिति जमीन पर बहुत खराब है, जो आपको बताई जा रही है वो ठीक नहीं है। तो टैक्स जो होते हैं आईना होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि भाई आप खड़े कहां हैं। तो हमारी ग्रोथ कितनी आई 30 लाख करोड़ पे, 11%, विच इज वन ऑफ द पुअरेस्ट बाय मोदी हिमसेल्फ। अच्छा। अब दूसरी सबसे बड़ी, अब तो यह प्राप्ति हो गई, लेकिन जहां 30 लाख करोड़ आया तो खर्चा आपका कितना है? खर्चा 47.5 लाख करोड़ का है। ये पैसा मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बिल्कुल। अब होता क्या है कि पिछले साल हमने 17,34,000 करोड़ का बोरोइंग किया, 17,34,000 करोड़। लोगों से कहा जाता है, कर्ज लिया, हाँ, कहा जाता है कि हमारा 5.8% फिस्कल डेफिसिट था। लोगों को ये भाषा समझ नहीं आती है। अगर मैं उनसे ये कहूं कि आपने 17,34,000 करोड़ का कर्जा लिया तो लोगों का माथा ठनकता है। भाई, आपकी इनकम तो पिछले साल 27 लाख करोड़ थी, और उसके ऊपर आप 17.5 लाख करोड़ का कर्जा ले रहे हैं अपने सारे खर्चे चलाने के लिए। इसका मतलब है कि आपके पास शर्ट तो है, पहनने के लिए पैंट नहीं है, तो पैंट पहनने के लिए आप बोरो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चिंता यहां से शुरू होती कि इंडिया का जो बोरोइंग्स है, जो पहले 55 लाख करोड़ था, वो बड़ी चर्चा होती है, मैंने शुरू किया था वो सारा आज से 1.5 साल पहले, 155 लाख करोड़ पे आता है। ये 31 मार्च पे केंद्र सरकार का जो लोन है 173 लाख करोड़ होता है, ये जो अभी आ रही अगले महीने आएगी मार्च में। और अभी की जो बोरोइंग है 16,85,000 करोड़ मिला के 2025-31 मार्च को भारत का कर्जा अब शुरू हो गया 190 लाख करोड़। अब वो भाषा 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ बंद हो जानी चाहिए, अब हम 190 लाख करोड़ पे हैं, जंप कर गए हैं, तरक्की हो गई है। लेकिन इसी के साथ रीपेमेंट आ रही है। पिछले साल हमने जो पैसा वापस किया था वो करीब करीब 10,55,000 करोड़ था। इस बार 13% की वृद्धि हुई है, और हमने 12 लाख करोड़ की वापसी करनी है ब्याज के रूप में। एक बात सोचिए, आप तो कहां से करेंगे, कहां से सर? ये आमदनी कहां है सरकार के पास? इसका जरिया क्या है? खर्चा कितना आया हमारे पास? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ हमने रीपेमेंट करनी है, तो आप बताइए कितना परसेंट हो गया? ये ऑलमोस्ट 40%, 40+ हो गया। तो ये हमारी हालत है, और यहां से ये खर्चा बढ़ता जा रहा है, चिंताएं बढ़ती हैं। अब इतनी सारी पेमेंट करनी है तो कटौती कहां होगी? किसके पेट पे लात मारोगे? अब मैं वहां पे आता हूं कि इन्होंने लात कहां कहां मारी है, ताकि लोगों को पता लगे कि अल्टीमेटली पैसा कहां कटौती हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम रक्षा मंत्रालय को मजबूत करेंगे, नए उपकरण, हवाई जहाज, टैंक्स, पता नहीं क्या क्या डिफेंस सेक्टर।
पिछले साल का खर्चा रक्षा का 4,55,000 करोड़, इस साल का खर्चा 4,54,000 करोड़। रक्षा मंत्रालय से 1,000 करोड़ काट लिया, एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं दी है। ये मेरे पास तो गवर्नमेंट के फिगर से सारे के सारे, 2 साल पहले की भी अभी की भी। एक बार और दिखाइए सर, मैं चाहती हूँ कि दर्शक के समझे कि हम सिर्फ लफबाजी नहीं करते। दिनेश जी ने पूरा का पूरा बजट की जो पूरी की पूरी स्पीच है, देखिए उसका ये प्रिंट आउट निकाला है पूरी तैयारी के साथ। जी अब बोले सर। तो रक्षा बजट के अंदर 1,000 करोड़ कम कर दिया। अब गरीब के पेट पे लात कैसे मारी जाती है, आइए किसान के पेट पे देखिए। किसान को सब्सिडी दिया है, जो अभी जो साल चल रहा है, जिसे पिछला साल कहूंगा अब मैं, 1,89,000 करोड़, यानी कि करीब करीब 1,90,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी इस साल घटाकर 1,64,000 करोड़ कर दी गई है। आप सोचिए कितना, 26,000 करोड़ किसान के पेट पर लात मार दी गई है। मैंने कहा ना, पैसा काटोगे कहां? ये जो 4 उनके थे बंदे, किसान, युवा, महिला और अपना क्या कहते हैं, युवा जो है अपना गरीब, इनके पेट पे लात। उसके बाद फूड सब्सिडी, पिछले साल 2,12,000 करोड़, इस बार कटौती करके 2,05,000 करोड़, 7,000 करोड़ यहां भी काट दिया। लेकिन सर ये जो दो चीजें आपने बता रही है, किसान सम्मान निधि और एक नहीं, राशन, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी अच्छा, दोनों में कटौती। रक्षा में कटौती हो गई, रक्षा में मतलब ये कटौती। जो फ्री राशन है, फ्री राशन तो सबसे बड़ी रेवड़ी है मोदी जी की। कहीं भी चुनाव होता है तो मोदी जी बताते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, तो उसके एलोकेशन में भी कमी की गई है। उसके बाद आपका उज्ज्वला के अंदर आपको सिलेंडर दिया जाता है गरीब महिलाओं को घर में, उनकी सब्सिडी 12,240 करोड़ से कम करके 11,925 करोड़, यहां भी 300 करोड़ काट दिए उन गरीब महिलाओं के, ताकि अब बेचारे लकड़ियां लाएंगे जंगल से, यहां भी पैसे काट लिए। अगले मुद्दे पे आते हैं, एजुकेशन पे कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं की है, 7 से 8% की बढ़ोतरी हुई है, 1,16,000 करोड़ से 1,24,000 करोड़, विच इज अराउंड 8%, जबकि आप 11% की रिसीट में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। एक मुद्दा जो इसमें मेरे पास बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा। ये पैसे किस बात के हैं और किस बात के दिए जा रहे हैं, ये रहस्य है। वित्त मंत्रालय को पिछले साल 23,982 करोड़ दिए गए, 23,982 करोड़। इस साल से अचानक से बढ़ाकर उसे 87,642 करोड़ दे दिया जाता है। ये ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ रुपए ज्यादा वित्त मंत्रालय को क्यों दिया जा रहा है? इतने पैसे तो इलेक्शन में खर्च नहीं होते हैं, इलेक्शन में तो इतने पैसे खर्च नहीं होते। और ये तो है भी इंटरिम बजट। 64,000 करोड़ किस बात के दिए जा रहे हैं? इतने पैसे तो इलेक्शन में खर्च नहीं होते। 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा 8,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे लोकसभा में, दैट्स ऑल। तो ये 64,000 करोड़ एक्स्ट्रा किस बात की जा रहे हैं? वित्त मंत्रालय ने क्या करना है, क्या खरीदना है इसका, या ये पैसा देना किसी और को है और दिखाया वित्त मंत्रालय के मद में है? ये रहस्य है, इसको मैं मार्क करके रखूंगा रेड लाइन से कि ये पैसा क्यों बढ़ाया गया। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को राहत मिले ना मिले, आपने कहा किसान, गरीब, महिला और युवा, जी दोनों ही वर्ग खाली हाथ रहे। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया गया, मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो तो बम बम हो गई। तो बड़ी बात यह है कि जब आमदनी नहीं हो रही है तो कॉर्पोरेट पर इतना रहमो करम क्यों? मतलब आसान भाषा में अगर कॉर्पोरेट टैक्स समझाएं तो आप ही समझाइए सर, कॉर्पोरेट टैक्स आसान भाषा में क्या बोला जाएगा और वो राहत किसको राहत पहुंचाई गई है? देखिए, जो टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, जो हम इंडिविजुअल हैं, उसे इनकम टैक्स कहा जाता है, और जो इनकम टैक्स कंपनियों के ऊपर लगता है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। वहां पर उनकी दरें करीब करीब 35% के आसपास थी, पर मोदी जी के तो मित्र ठहरे, तो मोदी जी ने उनको घटा के 22% कर दिया। काश ये राहत हम आम आदमियों को देते, हम गरीबों को देते। भाई अगर हम भी 35% आज की डेट में टैक्स दे रहे तो हमारा भी घटा के 22% करते, जिसे अंग्रेजी में शब्द आता है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। आप अपने कुछ खास मित्रों को तो फायदा देते हैं, लेकिन आम जनता है उसे आप राहत नहीं देते हैं। हेल्थ के बजट में 89,000 करोड़ पिछले साल का बजट, इस बार 90,000 करोड़ से 1,000 करोड़ ज्यादा। कहां से पैसे लाएंगे, कहां से कटौती की है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगले पेज पे चलते, मेरे पास काफी फिगर्स हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर महात्मा गांधी मनरेगा, मनरेगा 86,000 करोड़ का 86,000 करोड़, 1,000 करोड़ की भी वृद्धि नहीं की गई।
मतलब जितना था मनरेगा में, जितना पैसा सरकार दे रही थी, उतना ही सरकार ने अभी ऐलान किया, इसमें कुछ बढ़ाया नहीं। जल जबकि जीवन मनरेगा से, सर मनरेगा से मुझे लगता है ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा रोजगार एक तरह का पैदा करने वाला, जो गांव के आदमी के जेब में पैसा जाता है, गांव का जो गरीब मजबूर आदमी है, वो मनरेगा एक बहुत बड़ा जरिया है। हेल्थ पे चोट हमेशा मारते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे हमेशा चोट मारेंगे। वो कहते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार हमारा डोमेन ही नहीं है। आप अपनी खुद ही देखो, नेशनल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट। गांव के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, 33,000 करोड़ और इस साल बढ़ा के 38,000 करोड़, सिर्फ 1,000 करोड़ का, सिर्फ 1,000 करोड़ का वहां पे पेट पे लात मारी। सबसे बुरा हाल समग्र शिक्षा, जिसके अंदर बच्चों को पोषण दिया जाता है, मिड डे मील स्कीम दी जाती है, 37,500 करोड़, इस साल फिर 37,500 करोड़, एक पैसे की वृद्धि नहीं की। और सबको पता है कि खाद्य पदार्थों के अंदर जो महंगाई है वो मैक्सिमम बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब आप कटौती करेंगे और जो उनको दाल देते हैं वो दाल भी कट कर देंगे, तो सूखे चावल खाएंगे बेचारे। अब पोषण पे आते हैं, जिसे बहुत कुछ कहा जाता है। हम बच्चों के प्रति बड़े चिंतित हैं, उनको पोषण देना है, आंगनवाड़ी सर्विसेज, आशा, वो सब जो स्कीमें हैं। मोदी जी तो परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं बच्चों के साथ। जी, उनको पोषण देना था। पिछले साल खर्चा किया 21,500 करोड़, उसमें से भी 300 करोड़ काट लिए, 21,200 करोड़ कर दिया बच्चों के पोषण के ऊपर। उसके बाद मैं आता हूं इस पे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जाने के लिए अन्न जो जाता है, उस पे जो सब्सिडी जाती है, 7,400 करोड़ से घटकर 7,000 करोड़, 400 करोड़ यहां भी काट लिया। सर इसको अगर मैं आसान भाषा में इसका लबोलुबाब लगूं, क्योंकि हम इतने सारे सेक्टर्स हैं, हम करने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। क्या ये बस अति सिर्फ नाम ही लेता जाता हूं मैं अमाउंट भी नहीं बताऊंगा, जहां पे कटौतियां काफी हुई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, मिशन शक्ति जहां महिलाओं का एम्पावरमेंट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डाउन, स्वच्छ भारत मिशन डाउन, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम डाउन, इसके बाद यूरिया सब्सिडी डाउन, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी डाउन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाउन, अनुसंधान की बात करते हैं, जय अनुसंधान। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट डाउन ड्रास्टिकली, नॉर्थ ईस्ट हाईवे डेवलपमेंट डाउन ड्रास्टिकली। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना डाउन ड्रास्टिकली। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर कटौती नहीं। सर अप क्या है तो बता दीजिए, कुछ अप है क्या? कुछ भी नहीं है। अब कहां से आएगा? जो व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के पैसे काट सकता है, महिलाओं की स्कीम के पैसे काट सकता है, फर्टिलाइजर के पैसे काट सकता है, फूड सब्सिडी के पैसे काट सकता है, जल जीवन मिशन के पैसे काट सकता है, क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे काट सकता है, भाई पैसे हैं ही नहीं तो काटेंगे ना। आपके पास इनकम ही नहीं है तो जो पहले था उसी में से कटौती करेंगे ना, तो कटौती किस में करेंगे? मुझे खुशी होती इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर वो कॉर्पोरेट के ऊपर 22% से टैक्स बढ़ा के 25% कर देते। वो झेल सकता है ना, वो सक्षम है। तो वो 4% भी अगर बढ़ाते, 22 से 26 करते, तो हमारे पास ये इन गरीबों के पेट पे लात मारने की नौबत नहीं आती थी। आज हमने इसकी नौबत आ गई, हमने उसके पेट पे लात मतलब मारी। आसान भाषा में दर्शकों को अगर समझाऊं तो बड़े उद्योगपतियों को सीधा उनकी जेब में राहत है, और जिनकी जेब की राहत की आस लगाए बैठा था मिडिल क्लास की, चलो हो सकता है चुनाव का टाइम है, टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन हो जाए, उसको ठंडा, मतलब अगर सही बताऊं तो मिडिल क्लास जिसने सबसे बड़ा झंडा उठाया हुआ है मोदी जी का, वो तो हर बार, पिछले साल उसको थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन हर बार मायूसी होता है। मिडिल क्लास को कुछ नहीं है, गरीब को कुछ नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को कुछ नहीं है, लेकिन जो हायर क्लास है, हायर क्लास की जितनी फैसिलिटीज हैं, टैक्स कंसेशन की या बाकी हैं, वो सब बरकरार रखी गई हैं ताकि उनके हाथ से कुछ ना छीना जाए। एक चीज मैंने देखी इसके अंदर, उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ घरों के ऊपर सूर्योदय का सोलर मिशन, ये मोदी जी ने सेम स्कीम तीसरी बार अनाउंस की है। 2015 में अनाउंस की थी, अगर आप उठा के देखें, मैंने तो उसके प्रोग्राम भी बनाया उसके ऊपर। 2017 में उसको फिर अनाउंस किया क्योंकि 2015 फेल हो गया था। 2017 फेल हुआ तो 2023 के अंदर 2024 के अंदर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तीसरी बार सेम स्कीम दोबारा आती है, मैं 1 करोड़ घरों पे लगाऊंगा। इस पर फर्क ये आ गया कि आप लगा लो उस पे, क्योंकि सारा सोलर का लाइसेंस तो अडानी साहब के पास है ना,
तो वो मंगाएंगे और लगाएंगे। और उसके बाद उन लोगों से कहा कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन 300 यूनिट तो सोलर में वैसे ही बन जाता है। प्रधानमंत्री अपनी ओर से कह रहे हैं कि मैं आपको 300 यूनिट दूंगा, लेकिन 300 यूनिट अगर सोलर लगाओगे, वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से लगाएगा? उसको बताओ ना, 3.5 लाख रुपए लगते हैं घर के ऊपर एक सोलर का मिशन लगाने सही में। बात है, महंगा कहाँ है, से सही लगाएगा बात वो आदमी? वो अपनी रोजी रोटी देखेगा या अपना बिल देगा? क्या करेगा वो? तो ये एक भानुमति का पिटारा है, एक तरह से कहा मैं जाए जानना तो। चाहती हूँ दिनेश जी, क्या ये अति आत्मविश्वास है कि हम कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं करेंगे? सब जानते थे कि ये चुनावी बजट है, सब उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम बिल्कुल छोटी सी स्पीच रखेंगे, एक रस्म अदायगी सी करेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मंदिर लहर चल रही है। हमें पता है देश में राम के नाम पर हमें वोट मिलना है, हमें तो आना ही है। इतने विश्वास के साथ वित्त मंत्री ने बोला कि मैं अगली बार आऊंगी, जुलाई में पूरा बजट पेश करूंगी। मतलब उनको आश्वस्त थी, मतलब कि उनकी सरकार आ रही। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि वो इतनी आश्वस्त हैं कि वही वित्त मंत्री रहेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये अति आत्मविश्वास है? देखिए, कभी कभी जीवन में इंसान अति आत्मविश्वास में आ जाता है, कभी कभी वो पूरा भी हो जाता है, कभी पूरा नहीं भी होता है। अटल जी का वो आत्मविश्वास था, वो पूरा नहीं हुआ कि मैं जीत जाऊंगा शाइनिंग इंडिया के बाद। मोदी जी को विश्वास होगा, हो सकता है उनका विश्वास कहीं और से निकल रहा है कि मैं, उनका तो विश्वास यहां से निकल रहा है कि ईवीएम हो या बैलेट हो, जीतूंगा मैं ही। चंडीगढ़ में उन्होंने बता दिया कि अगर बैलेट भी करवा दोगे तो भी मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारे 20 वोट होंगे तो भी मेरे 16 होंगे, पर 16 वाला जीत जाएगा, 20 वाला हार जाएगा। जब हम इस स्तर पर आ जाएंगे राजनीति के, तो फिर ये भरोसा निकलता है कि हाँ, हम ही आके झंडा फहराएंगे, हम ही आके बजट पेश करेंगे। अल्टीमेटली राजनीति में जब मर्यादा, नैतिकता ना रहे, सच्चाई, ईमानदारी ना रहे, तो फिर हमारे में और नॉर्थ कोरिया में फर्क क्या रह जाता है? फिर ये चीजें कि चंद लोग, उनके पास सब कुछ जाएगा और बाकी सबसे छीन लिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर गुणगान करने हैं राम नाम पर, तो कीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है? भारत ऐसे ही चलता आया था, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। आखिरी सवाल दिनेश जी, दो बातें, महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर इस बजट से क्या हासिल हुआ? 4 चीजें इस सरकार के सिलेबस में नहीं है। महंगाई भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है। इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। वो कहते सरकार का ये काम ही नहीं है। अपने आप अपने रोजगार की व्यवस्था करो, हम तो एटमॉस्फेयर बना देंगे जहां पे रोजगार हो सकता है। अपने स्वास्थ्य की खुद चिंता करो, एक इंश्योरेंस मिलती है बाजार में, जाके ले लो और हमें 18% उसके ऊपर जीएसटी दे दो। अपने स्कूलों में जाके बच्चों को अपना फीस देनी अपने आप दो, हमारा लेना देना नहीं है। और महंगाई में हम कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है खाद्यान्नों का, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मसालों की कीमत 27% बढ़ती है, राइस एंड गेहूं की कीमत 15% बढ़ गई, 20% बढ़ गई एक साल में, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो है वो सामने है, वी कांट डू एनीथिंग, हाथ खड़े कर दिए। जब उसके अंदर एक आइटम था जहां पे रेलों के द्वारा अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उस पर सब्सिडी मिलती है ताकि अनाज आपके घर तक सही कीमत पर पहुंचे। वहां पर 7,400 करोड़ से कम करके 7,000 करोड़ कर दिया। तो आपको कहां पेट पे लात नहीं पड़ रही है? तो उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्हें उनके मित्रों की चिंता है, उन्हें अपनी छवि की चिंता है, अपने कुर्ते पजामे की चिंता है, अपनी चमक की चिंता है। और भारत को, विकसित भारत का जो गुब्बारा है $30 ट्रिलियन का, मैंने कहा भाई कौन सा कैलकुलेटर है आपके पास ही जिससे आप 30 तक पहुंच जाते हो? वहां तो अमेरिका भी नहीं है, चीन भी नहीं है, लेकिन मोदी जी लोगों को एक बेहतरीन तकिया दे रहे हैं। उस तकिया पे लिखा है 2047 विकसित भारत। रात को तकिया लेके सोइए, नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये चाशनी है 2047 की, आज की बात मत कीजिए। हो सकता है आज आप भूखे भी हो, कोई बात नहीं, तकिया तो दिया है ना आपको 2047 का, टिका लीजिए, सो जाइए, मजे कीजिएगा। दैट इज द मोटो ऑफ दिस गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश के बोरा जी, आप जुड़े हमारे साथ। मुझे लगता है कि इतनी आसान भाषा में बजट की पेचीदगियां शायद ही आपको कहीं सुनने को मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।